ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग 1857 की क्रांति से अपने इस चैप्टर को शुरू कर चुके थे, तो अब हमें पढ़ना था इसका जो स्वरूप था वो कैसे था, हमने किस तरह से विद्रोह किन कारणों से हुआ था उसको समझ लिया था, जिनमें आप सबने राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, इन सब पर चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद हमारे पास जो इसके बाद अगला टॉपिक था, हमने स्वरूप जो देखा था इसका किस तरह से एक तरह से हुआ था, इसका कहाँ कहाँ पर कैसे क्या प्रभाव रहा, उनमें हमने सब क्षेत्रों को लगभग देख लिया था। कुछ एक बचे हैं, उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। फिर इसके बाद इसके परिणामों पे हम विचार करेंगे, इसके परिणाम कैसे क्या रहे। इसके ऊपर कई सारे लोगों ने अपने तर्क दिए कि ये किस तरह का विद्रोह रहा, उन सब पर भी चर्चा करनी है। इसके ऊपर बुक्स भी बहुत लिखी गई, किताबें, उन किताबों से भी प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में समझ लीजिए बहुत इंटरेस्टिंग और आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है 1857 की क्रांति। इससे एक प्रश्न आपका पक्का है, कोई ना कोई किधर ना कुछ करके पूछ जरूर लेगा, तो इसको इसीलिए बहुत अच्छे से समझना। एक भी प्रश्न अगर इधर से उधर आपने किया तो हो सकता है उसका परिणाम आपको बहुत महंगा भुगतना पड़े, क्योंकि प्रश्न ऐसे इसमें पूछे जाते हैं। कन्फ्यूजन बहुत कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बारीकियों से समझेंगे तो कतई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, 1857 में हमने बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, इसके बाद फिर झांसी में, इन क्षेत्रों के विद्रोहों को देख लिया था। इसके बाद हमारे पास आता है जगदीशपुर, ये क्षेत्र आरा जिला भी है वर्तमान में। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि आरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। यह जगदीशपुर, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये वर्तमान बिहार में पड़ता है। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कहा जाता है यहाँ पर वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को 3 बार पराजित किया। इस 1857 की क्रांति के तहत अंग्रेजों को 3 बार पराजित किया इन्होंने। ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा कि अंग्रेजों को पराजित कर रहा हो। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को 3 बार पराजित किया, यानी ये 3 बार अंग्रेजों के ऊपर विजय स्थापित करते हैं। प्रश्न यहां से नहीं बना, प्रश्न बना इसके अगले पॉइंट से कि वो कौन सा एक क्रांतिकारी था जिसकी मृत्यु स्वतंत्र अवस्था में हुई। प्रश्न देखिए, तो यहीं से बन जाता है, जब इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो उसी समय कहा जाता है 1858 में इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने 1857 में 2 बार और 1858 में 1 बार विजय प्राप्त की अंग्रेजों के ऊपर। 1858 में जब ये युद्ध जीत गए, विजय पाने के कुछ माह बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है स्वतंत्र अवस्था में मरने वाला एकमात्र क्रांतिकारी, स्वतंत्र अवस्था में मरने वाला एकमात्र क्रांतिकारी। पिछली क्लास में आप सबने लखनऊ के विद्रोह को देखा था, जहां आपको पता है हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन अंत में वो भी पराजित हो जाती हैं और नेपाल की ओर निर्वासित हो जाती हैं। फिर इसके बाद में झांसी की रानी का यानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह देखा आपने। लक्ष्मीबाई के बारे में भी कहा जाता है कि ये विद्रोह में ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये झांसी का जब विद्रोह लड़ रही थी तो हीरोज से ये पराजित हो गई थी। पराजित होने के बाद इन्होंने ग्वालियर की तरफ कूच किया और इनकी ग्वालियर में ही डेथ हो जाती है लक्ष्मीबाई की, और वहीं ये दफना दी जाती हैं। तो इस तरह करके ये भी पराजित हुई। फिर इसके बाद में कानपुर में नाना साहब
जो पेशवा के उत्तराधिकारी थे, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे गोद लिए हुए, तो उनको पेंशन नहीं दी गई थी, तो उनको भी क्या किया गया था, अंग्रेजों द्वारा पराजित कर दिया गया था। इसके बाद तात्या तोपे को भी पराजित किया गया और तात्या तोपे को तो फांसी दे दी गई थी, सरेआम फांसी दी गई 1859 में। कई लोगों का तर्क है कि तात्या तोपे को तोप के आगे खड़ा करके उड़ा दिया गया, तो अब है ऐसा कहा गया है, तो हम दोनों लोगों के तर्क को मानेंगे। तो ध्यान रखेंगे, तो तात्या तोपे को भी 1859 में मृत्युदंड दिया गया, यानी उनको सबसे एक तरह से कह सकते हैं लास्ट में दिया गया। लेकिन ये एकमात्र क्रांतिकारियों में से थे कुंवर सिंह जिनकी मृत्यु स्वतंत्र अवस्था में हुई, यानी इन्होंने अंग्रेजों को पराजित करने के बाद मृत्यु पाई है और इनके समय इनके क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य नहीं हो पाया था। तो इस तरह करके ये एक बिहार का क्षेत्र था जहां पर अंग्रेजों को धूल चटाने का काम कुंवर सिंह ने किया था। वास्तव में ये तो थे एक तरीके से जमींदार थे, जमींदार। इनकी जमींदारी जब्त कर ली थी अंग्रेजों ने। मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे में एक इमाम कमीशन गठित हुआ था, 1856 की ये घटना है, जब करीब करीब 20,000 जमींदारियों को जब्त कर लिया गया था। बताया गया था उन जब्त करी गई जमींदारियों में 20,000 सिर्फ बॉम्बे में जब्त की गई थी। इसके बाद भारत के कई क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा जमींदारियों को जब्त किया गया था। उनमें से एक पीड़ित ये भी थे बिहार के कुंवर सिंह, जिन्होंने विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किया। इसके बाद कहा जाता है, कई लोगों का तर्क है कि जो विद्रोह रहा 1857 की क्रांति का, वो उत्तर भारत में ही रहा, जैसे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके बाद पंजाब, इन क्षेत्रों पर, हरियाणा, इन क्षेत्रों में ही रहा। दक्षिण भारत इस विद्रोह से पूरी तरह शांत रहा। तो ये तर्क पहले दिया जाता था, पहले क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य कम मिले थे दक्षिण भारत में, तो इतना तर्क दिया जाता था। लेकिन वर्तमान इतिहासकार इसको नहीं मानते। वर्तमान इतिहासकारों का मानना है, ऐसा दिखाया भी गया कि सतारा महाराष्ट्र में रंगोजी गुप्ते, इनको रंगो बापू जी गुप्ते कहते थे, इनके नेतृत्व में सतारा में विद्रोह किया गया। तो ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में सतारा में रंगो बापू जी के नेतृत्व में विद्रोह किया गया, यानी दक्षिण भारत में भी विद्रोह बंद नहीं हुए। तो हेडिंग डाल लेंगे, चाहे आप ऐसे लिख लें, दक्षिण भारत में विद्रोह के क्षेत्र। दक्षिण भारत में विद्रोह के क्षेत्र कैसे रहे जरा समझना। सबसे पहला क्षेत्र तो था सतारा, इसका नाम आपने पहले भी सुन रखा है। सतारा के बारे में कहा जाता है ये महाराष्ट्र में है और इस क्षेत्र में रंगो बापूजी गुप्ते, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र क्योंकि वैसे भी जमींदारियां यहाँ पर जब्त की गई थी बॉम्बे के क्षेत्र में, तो वैसे विद्रोह होना तय था, लेकिन इतिहासकारों को कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन वर्तमान इतिहासकारों ने सतारा महाराष्ट्र में रंगोजी बापूजी के नेतृत्व में हुए विद्रोह का वर्णन किया है। इसके बाद हैदरा में सोनाजी पंत नाम के एक व्यक्ति ने विद्रोह किया है। हैदराबाद, इसका नाम आपने पहले सुना होगा, निज़ाम हैदराबाद का ही हुआ करता था। हैदराबाद, यहाँ पर सोना जी, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये दो क्षेत्र याद रखना, ये दक्षिण भारत के हैं जहां पर विद्रोह हुआ है। कई लोगों का मानना था कि कई सारे क्षेत्र जैसे दक्षिण भारत को पूर्णतः कहा गया कि विद्रोह में शामिल नहीं हुआ, तो ये तर्क बिल्कुल सही है। पूर्णतः शामिल दक्षिण भारत नहीं हुआ, जिनमें मैसूर की रियासत एकदम शांत रही, तो इन क्षेत्रों में लेकिन दक्षिण भारत में भी विद्रोह हुए। इसके बाद कुछ छुटपुट क्षेत्र और रहे जिनके बारे में विद्रोह के बारे में कहा जाता है, जैसे यूपी का ही एक क्षेत्र पड़ता है उन्नाव। यहाँ पर भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो था वो राजा राम मोहन राव ने किया। इसको याद करना बहुत आसान है।
ये प्रश्न इस तरह नहीं पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कौन सा 1857 का क्रांतिकारी था जिसे बूढ़े बरगद के पेड़ में फांसी दी गई। तो ये राजा रामराव बख्श थे जिनको बूढ़े बरगद पर फांसी दी गई थी। ध्यान रखना इनका पूरा ये नाम था। आप सबने एक अभी चर्चा में नाम सुना होगा डोंडिया खेड़ा। ये डोंडिया खेड़ा के ही राजा कहे जाते थे। अभी आप सबने सुना होगा भारत का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सोने के बहुत अकूत भंडार की चर्चा हो रही थी। पिछले 2 साल पुरानी घटना है जिसमें बताया गया था कि इसी क्षेत्र में बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है और एक साधु टाइप के व्यक्ति थे शोभन सरकार, उन्होंने बताया था कि हम यहाँ पर सोने को खोद सकते हैं, सरकार को फायदा हो सकता है। तो इस तरह से ये घटना बताया गया कि ये जो सोना है वो राजा रामराव बख्श का ही है। लेकिन ये एक तरह से सत्य घटना थोड़ा कम ही लगती है क्योंकि ये बहुत छोटे क्षेत्र के एक राजा हुआ करते थे। इनके पास इतना अकूत स्वर्ण भंडार होना एक कह सकते हैं कि विश्वास करने वाली घटना नहीं है। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राव ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इनके बारे में कहा जाता था कि इनके समय में इलाहाबाद से लेकर के बक्सर, इलाहाबाद का इधर का क्षेत्र पड़ता है, 2 बक्सर हैं। एक बक्सर का युद्ध आपने देखा 1764 में हुआ था, याद है। इसके बाद ये क्षेत्र जो बक्सर का पड़ता है ये उन्नाव में पड़ता है, ये गंगा नदी के तट पर पड़ता है। यहीं पर एक बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है चंडिका मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर के एक तरह से किनारे ही ये बरगद का पेड़ है जहां पर इनको फांसी दी गई। उस बरगद के पेड़ से लेकर के इलाहाबाद तक और बनारस तक जितने भी क्षेत्र पड़ते थे उन सब में अंग्रेजों ने फांसी दी है। बहुत सारे लोगों को इसी क्रम में फांसी दी गई। तो इस तरह करके इनको फांसी दे दी जाती है। इसके बाद विद्रोह में कई सारी और घटनाएं आपको, जैसे फैजाबाद के विद्रोह की बात की जाए तो मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किया। ये ऐसे व्यक्तित्व थे जो कह सकते हैं निस्वार्थ लड़ रहे थे, इनके लिए कोई स्वार्थ नहीं था। मौलवी ऐसे लिख लीजिएगा, फैजाबाद। यहां पर मौलवी अहमद उल्लाह ने नेतृत्व किया। ये नेतृत्व है और ये इनका क्षेत्र था। इनके पास ना ही कोई जमींदारी इनकी गई थी मौलवी अहमदुल्ला की, ना ही इनको अंग्रेजों से कोई एक तरह से कह सकते हैं विवाद था, ना ही ये सेना में शामिल थे। इस तरह से इनका कोई भी व्यक्तित्व नहीं था कि जिस कारण ये विद्रोह करते, लेकिन इन्होंने राष्ट्र के लिए विद्रोह किया है। तो आपको जैसे तात्या तोपे हैं, इन्होंने निस्वार्थ देश की सेवा के लिए कह सकते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ विद्रोह में शामिल हुए थे। ध्यान रखना ये कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं। इनके बारे में तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि वो कौन सा क्रांतिकारी था जो निस्वार्थ 1857 की क्रांति में भाग ले रहा था। तो ये मौलवी अहमद उल्लाह ही थे। अगर ऑप्शन में तात्या तोपे दिया होता तो वो भी बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्होंने भी, तात्या तोपे ने भी निस्वार्थ देश की सेवा के लिए विद्रोह में भाग लिया था। इसके साथ साथ फतेहपुर में अली मोहम्मद ने, ये भी एक मानने वाले थे, इनकी भी कह सकते हैं जागीर थी। फतेहपुर में मौलवी, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। कहा जाता है मौलवी जो अली मुल्लाह थे, इन्होंने जब विद्रोह का नेतृत्व करने की ठानी तो अंग्रेजों ने इसी समय, मौलवी अली मुल्लाह नाम था इनका, इन्होंने जब विद्रोह का नेतृत्व किया तो अंग्रेजों ने इसी समय इनको कैद कर लिया था। इनके साथ बड़ा ही एक तरह से धार्मिक रूप से गलत व्यवहार किया गया। इनके साथ कह सकते हैं जो इस्लाम में पाबंदी चीज़ थी वो की गई। अंग्रेजों ने इन्हें मदिरा पिलाया, जिस कारण इनकी कहते हैं डेथ हो गई थी। तो इनको अंग्रेजों ने मृत्युदंड नहीं दिया, ये खुद ही एक तरह से मर जाते हैं। इसके बाद उत्तर भारत में ही एक पानीपत जगह पड़ती है। आप सबने इसके बहुत सारे युद्धों को देखा है। पानीपत के बारे में कहा जाता है यहाँ पर कुछ सूफी संत थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। सूफी संतों ने यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया। ये क्षेत्र था पानीपत, हरियाणा में। इसके साथ साथ ही हरियाणा का एक और क्षेत्र पड़ता है अहिरवाड़। अहिरवाड़ में हरियाणा में भी, यहाँ पर भी जनता ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अहिरवाड़
वाड़, ये हरियाणा में ही पड़ता है। यहाँ पर जनता ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये कुछ वो क्षेत्र थे जहाँ पर विद्रोह 1857 की क्रांति के हुए और उनका नेतृत्व करने वाले कुछ लोग थे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला वाला, इसको जरूर याद रखेंगे। फिर इसके बाद में 1857 क्रांति के कुछ कारण बताए जाते हैं। इसके पहले जरा कुछ घटनाओं पे चर्चा कर लीजिए। अच्छा, 1857 की क्रांति के समय एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उस समय तत्कालीन पीएम कौन था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जरा हेडिंग डाल लीजिए, कुछ जितने भी पॉइंट हैं एक साथ इनको उठा लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन एवं भारत, जरा समझना, पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय तत्कालीन पीएम कौन थे, तो उस समय के पीएम कौन थे, जरा याद रखना, पार्मस्टन पीएम थे। फिर इसके बाद पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय विपक्ष का नेता कौन था, क्योंकि ये आगे चलकर जो विपक्ष का नेता है ये प्रधानमंत्री बनता है। विपक्ष का नेता ये ब्रिटेन का भी प्रधानमंत्री भी बनेगा और इस पर बहुत सारे प्रश्न 1857 की क्रांति के समय पूछे गए हैं। तो बेंजामिन डिज़राइली इसका पूरा नाम था, याद रखना। अगर लिखना चाहें तो बेंजामिन भी लिख लीजिएगा, डिज़राइली याद रखना। तो बेंजामिन डिज़राइली इस समय तत्कालीन ब्रिटेन का एक तरह से कह सकते हैं प्रतिपक्ष का नेता था, ये कंजर्वेटिव पार्टी से आता था। फिर इसके बाद पार्मस्टन जो था ये लिबरल पार्टी का नेता था। फिर इसके बाद में कहा जाता है, जब इनको आपने बता दिया तो बता दीजिए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जरा देखना, भारत का गवर्नर जनरल, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग इसका गवर्नर जनरल था और इसका शासनकाल जरूर याद रखना, जब तक वो गवर्नर जनरल रहता है तो 1856 से 58 तक ये गवर्नर जनरल रहता है। फिर इसके बाद वायसराय बन जाता है और लॉर्ड कैनिंग ये भारत का पहला वायसराय था जो 1858 से 62 तक रहता है। फिर इसके बाद में अगर पूछा जाए कि इस समय सेनापति कौन था, अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो अंग्रेजों का सेनापति मुख्य जो था वो कैम्पबेल ही था, कैम्पबेल था। फिर इसके बाद पूछा जाए कि इस समय मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मुगल बादशाह जो था वो बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने दिल्ली में विद्रोह का एक तरह से संचालन किया था, नेतृत्व उन्हीं को सौंप दिया गया था। फिर इसके बाद में अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, यह प्रश्न बहुत अच्छा है। तो यहां पर रानी विक्टोरिया थी, जो अगर पूछा जाए महारानी कौन थी ब्रिटेन की, तो विक्टोरिया थी, जो 1837 से लेकर के 1901 तक रहती, यानी इतने के बीच में जितनी भी घटनाएं आपको मिले वो सब रानी विक्टोरिया यानी यही इस समय क्राउन थी। तो इस तरह करके ये 1857 की क्रांति के समय कुछ रहे अंग्रेज और भारतीयों का एक तरह से वर्णन रहा जो इस समय तत्कालीन रूप से शामिल थे। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए मराठों में इस समय कौन एक तरह से नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि इसके पहले एक बड़ी शक्ति पेशवा रहे थे, तो याद रखना मराठों में अगर पूछा जाए तो पेशवा का उत्तराधिकारी अगर पूछा जाए तो नाना साहब थे। मराठों का नेतृत्व यानी नाना साहब पेशवा के हाथ में ही था।
लेकिन ये इस समय कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, याद रखना। तो इस तरह करके ये था 1857 की क्रांति के समय तत्कालीन भारत के कुछ लोग और ब्रिटेन के कुछ लोग। तो इनको आप ऐसे ही मैप से तैयार कर लेना। फिर 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ अन्य घटनाएं, जैसे विद्रोह का किसने क्या वर्णन किया है, तो ये कथनानुसार कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कुछ लोगों ने सैनिक विद्रोह कहा, कुछ ने राष्ट्रीय विद्रोह, कुछ ने कहा स्वायत्तता के लिए संघर्ष किया गया, कुछ ने कहा कि ये सिर्फ ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था, कुछ ने कहा मुस्लिमों के खिलाफ मुस्लिमों ने विद्रोह किया, कुछ ने कहा कि ये सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। तो इस तरह जब जिसने जो कहा है उसको एक बार लिख लीजिए, तो कथन लिख लीजिए 1857 की क्रांति के कथन। तो कथन में जरा सैनिक विद्रोह के बारे में लिख लीजिएगा। (1857 की क्रांति के विषय में कथन। तो अब हेडिंग डाल लेंगे कथन। कथन किसने कहा? कंपनी का एक कह सकते हैं सेनापति ही था, लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस इसका पूरा नाम था। इसके बाद मानसन और सीले, इन्होंने कहा यह विद्रोह सिर्फ सैनिकों ने विद्रोह किया है, ये एक सैनिक विद्रोह है, ऐसा इनका मानना था, क्योंकि सैनिकों ने ही 1857 की क्रांति को शुरू किया है। मंगल पांडे एक सैनिक थे, इसके बाद मेरठ की ही बटालियन सैनिक थी जिसने विद्रोह को शुरू किया था। इसके बाद ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि ब्रिटेन से जो लोग आ रहे थे वो ईसाई मत को मानने वाले थे, तो ईसाई के विरुद्ध विद्रोह, ये कहा है रीज ने। ये भी कंपनी के एक अधिकारी थे जिन्होंने कहा ये ईसाइयों के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, उनके खिलाफ विद्रोह किया गया है। क्योंकि आप सब ने पढ़ा था कि 1813 के चार्टर एक्ट के समय ईसाई से जुड़ी हुई मिशनियां भारत आने लगी थी और उन्होंने भारतीय देवी देवताओं का अपमान करना शुरू किया, जिस कारण ऐसा तर्क दिया जाता है। इसके बाद सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध कहा गया। ये युद्ध होम्स ने कहा, यह प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को किसने सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा है? तो सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध। सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध कहा गया है, ये एक कंपनी के ही होम्स नाम के अधिकारी थे, इन्होंने कहा है। तो इस तरह करके इन्होंने कहा सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध है। कुछ लोगों ने कहा कि कंपनी के एक तरह से ये विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है, ये विद्रोह ना ही सैनिक विद्रोह है, ना ही ईसाइयत के विरुद्ध विद्रोह है, ना ही सभ्यता एवं बर्बरता का विद्रोह है, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, यानी इसे करने वाले राष्ट्रीय लोग हैं। संपूर्ण भारत में ये किया गया विद्रोह है, तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया, यानी पूरा राष्ट्र इसमें शामिल था। ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले कई सारे लोग हैं, जैसे ब्रिटेन में प्रतिपक्ष का नेता बेंजामिन डिज़रायली, ये पूछा ही गया है वाक्य में, ऐसे ही डिज़रायली ने कहा है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि वो अपनी कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़ावा देना चाह रहा था। उसने तुरंत लिबरल पार्टी के पामस्टन का विरोध करना शुरू किया और भारत नहीं आया, उसने ब्रिटेन से ही ये कह दिया कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। जैसे आजकल लोकसभा में नहीं भाषण दिए जाते, उसी तरह इसने भी दिया था। फिर इसके बाद में अपने यहाँ जो 1857 की क्रांति को लिखने वाले अधिकृत इतिहासकार रहे एसएन सेन, ये प्रश्न पूछा भी गया है, उन्होंने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह ही कहा है। एसएन सेन, इन्होंने भी कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। आगे चल करके आप एक नाम बहुत जोर शोर से सुनने वाले हैं, अशोक मेहता। अशोक मेहता
इन्होंने भी कहा है भैया ये राष्ट्रीय विद्रोह ही था, पूरा राष्ट्र इसमें शामिल था। इन्होंने भी अपनी पुस्तक में ऐसा वर्णन किया है। तो ये थे 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह को बताने वाले लोग। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ये कहने वाले आउट्रम और ट्रेलर थे। इसके बाद जरा समझना, आउट्रम और ट्रेलर ने कहा ये हिंदुओं और मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया है मिलकर के, क्योंकि हिंदू भी इसमें शामिल है और मुस्लिम भी शामिल है। आउट्रम ये कंपनी के दोनों सेना नायक थे एवं ट्रेलर के अनुसार इन्होंने कहा यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। क्योंकि देखो इसमें सूफी भी भाग ले रहे हैं, मौलवी भी भाग ले रहे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, अली मुल्ला भी भाग ले रहे हैं, अली अहमद भी भाग ले रहे हैं। तो इस तरह कई सारे लोगों ने इसको बता दिया, जिनमें आउट्रम और ट्रेलर ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। इसके बाद कुछ ने तो हद ही कर दी, इन्होंने सीधे कह दिया कि सिर्फ मुस्लिमों ने ही विद्रोह किया है, तो ये मुस्लिम विद्रोह कहा जाने लगा। ये कहने वाले कूपलैंड थे, ध्यान रखना, कूपलैंड। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम विद्रोह है, इसमें हिंदुओं ने कम और मुस्लिमों ने अपने धर्म से हो रहे खिलवाड़ के लिए विद्रोह में शामिल हुए, क्योंकि उन्हें सुअर की चर्बी वाले कारतूस क्या नहीं है, पसंद नहीं है, उनके धर्म के साथ ये खिलवाड़ है। इसके बाद हमारे देश में सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारियों में अग्रिम श्रेणी में शामिल रहे वीडी सावरकर ने इसके विषय में एक बहुत सुंदर वाक्य कही कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आप सब इसके बारे में सुनते भी होंगे। तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था, वीडी सावरकर। इनके बारे में कहा जाता है ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। इन्होंने कहा है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये याद रखना, ये भी पूछा गया। फिर इसके बाद में सर अहमद ने कहा है, सर सैयद अहमद इनका पूरा नाम था, सर सैयद अहमद खान ने कहा है कि ये सैनिक विद्रोह तथा कुछ क्षेत्रों में जनता ने विद्रोह किया है। तो सर सैयद अहमद के अनुसार लिख लेना, सर, इनका नाम आप बार बार सुनेंगे, सैयद अहमद खां। इन्होंने कहा है कि ये सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह तथा कुछ क्षेत्रों में ये जन विद्रोह भी रहा है, यानी यहां पर जन विद्रोह भी किया गया है। जैसे आपने अहिरवाड़ा हरियाणा की बात की तो वहाँ आम जनता ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस तरह करके जितने भी क्षेत्र रहे, कई सारे क्षेत्रों में आम जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की है इस विद्रोह में। तो ये था विद्रोह के विषय में कहे गए कुछ कथन। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। अब तार्किक प्रश्न तो यहीं से बनते हैं। अगर कोई प्रश्न आयोग अच्छा पूछना चाहेगा तो एक कथन के लिए वाक्य दे देगा। फिर इसके बाद में 1857 के विद्रोह के विषय में कई सारे कहा जाता है बुकें भी लिखी गई, तो इन बुकों पर भी आपकी चर्चा होनी चाहिए। जैसे वीडी सावरकर की बात ही कर लें तो सबसे पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस नाम से पुस्तक इन्होंने ही लिखी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, यहाँ पर आप याद भी रख सकते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट इंडिपेंडेंस यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर किसी ने लिखा है तो ये वीडी सावरकर ने ही लिखा है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट जो था पहला स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसे भी आप कह सकते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूछा जाए ये बुक किसने लिखी है तो ध्यान रखना ये बुक
वीडी सावरकर की है। फिर इसके बाद में अभी आपने एक नाम सुना था एसएन सेन का। एसएन सेन ने, सिर्फ पुस्तक का नाम ध्यान रखना, एसएन सेन, तो ये 1857 सिर्फ ऐसे ही लिखा मिल जाएगा, कहा जाएगा कि ये पुस्तक किसने लिखी, तो आप हमेशा एसएन सेन को ही टिक करिएगा कि 1857 एसएन सेन ने लिखी है। फिर इसके बाद में एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, अक्सर कई सारे पेपर में पूछा गया कि 1857 की क्रांति के अधिकृत इतिहासकार कौन थे, तो ये अधिकृत इतिहासकार थे एसएन सेन। एसएन सेन, इनको ही अधिकृत किया गया था, यानी सरकारी इतिहासकार इन्हें ही बनाया गया कि आप इस पर लिखें। तो अधिकृत इतिहासकार, आप बैक ईयर के पेपर उठा करके देखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि 1857 की क्रांति के अधिकृत इतिहासकार कौन है, तो आपको ऑप्शन में एसएन सेन ही मिलेंगे और उन्होंने सिर्फ 1857 नाम से एक बुक लिखी है। तो इस तरह करके 1857 और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक आप दो समझ गए। इसके बाद द ग्रेट रिवोल्ट, ये अशोक मेहता की स्वयं की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो अशोक मेहता की जब बात आए, मैं इसे शॉर्ट किए दे रहा हूं, इधर लिख लीजिएगा, दो बुकें आप लिख चुके हैं। इसके बाद द ग्रेट रिवोल्ट, यानी महान विद्रोह या एक महान विद्रोह, ये पुस्तक लिखी है अशोक मेहता ने। अशोक मेहता, इन्होंने बताया क्या है, इन्होंने बताया कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। इनके तर्कों का भी आप तुरंत रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे साथ ही साथ। इसके बाद काजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी, ये सैयद अहमद खान ने लिखी है, अभी आपने इनका नाम सुना था, कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी, यानी भारतीय विद्रोह के कारण, भारतीय विद्रोह के कारण अगर पूछा जाए तो सैयद अहमद खां, जिन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में ये सैन्य विद्रोह था तथा कुछ क्षेत्रों में ये एक आम जनता द्वारा किया गया विद्रोह था। इन्होंने इस पुस्तक का उर्दू वर्जन भी एक तरह से संचालित किया है, जिसको अगर आप उर्दू वर्जन में कभी मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको असवाब ए बगावते हिंद के नाम से ये पुस्तक मिलेगी। ध्यान रखना, असवाब ए बगावते हिंद, इस पुस्तक को ये उर्दू में लिखा गया है, असवाब ए बगावते हिंद, यानी हिंद की बगावत के कारण जो रहे उस नाम से ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। इसके बाद कई सारे अन्य इतिहासकारों ने भी इस विषय में अपने जो तर्क हैं वो दिए हैं, जैसे आरसी मजूमदार ने स्पॉय म्यूटनी रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से लिखा है कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो लिख लीजिए, स्पॉय म्यूटनी ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो इस नाम से यानी सैनिकों के एक तरह से विद्रोह को इन्होंने बताया, और ये बताया है, ध्यान रखेंगे, आरसी मजूमदार, बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं ये। अगर सैनिकों की बात कर दें, यानी स्पॉय म्यूटनी, जो स्पॉय का मतलब होता था जो अंग्रेजी सेना में सैनिक होते थे उनके बारे में, तो स्पॉय म्यूटनी ने ये विद्रोह किया है, इस पुस्तक को लिखा है आरसी मजूमदार ने, बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं। फिर इसके बाद में 1857 की क्रांति के ऊपर आपने पुस्तकें देख ली, इनके ऊपर किसने क्या तर्क दिए वो देख लिए। अब जरा वो चीज़ें उभार करके सामने लाइए जिससे आप 1857 की क्रांति को ये सिद्ध कर दीजिए कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, क्योंकि इसकी कोई सफलता नहीं हुई। दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई, चाहे वो रूस की क्रांति हुई हो, बोल्शेविक क्रांति जिसे कहते हैं, उसमें भी सफलता मिली, यानी रूस में तानाशाही को एक तरह से मान्यता दी गई। फिर इसके बाद में साम्यवादी क्रांति उसी को कहा जाता है। फिर इसके बाद में
अगर आप फ्रांस की क्रांति को कहें वो भी सफल रही, अगर आप अमेरिका की क्रांति को कहें तो वो भी सफल रही, अगर इंग्लैंड की क्रांति कहें वो भी सफल रही। फिर भारत में 1857 की क्रांति को असफल क्यों घोषित किया गया, क्यों इसमें सफलता नहीं मिल पाई, उसके जरा कारणों पर चर्चा करिए और दुनिया की अन्य क्रांतियों से इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। क्यों आखिर ये 1857 की क्रांति जो थी वो असफल हो गई। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण में जब बताया जाता है तो पहला कारण तो यही है कि एक अनियोजित थी, कोई योजना नहीं बनी हुई थी। इस क्रांति की कोई योजना नहीं बन पाई, यानी ये एक अनियोजित क्रांति थी, कहीं भी किसी समय किसी भी क्षण हो जाती थी। जो डेट तय की गई थी उस डेट पर कहीं भी एक भी जगह विद्रोह नहीं हुआ। तो इस तरह करके एक तरह से कह सकते हैं अनियोजित क्रांति थी, इसका कोई नियोजन नहीं किया गया था। बाकी दुनिया की अंत क्रांतियों का एक बेहतर नियोजन होता था, साथ ही साथ इसका कोई नेता नहीं था, यानी ये नेतृत्व विहीन थी। हर अपने अपने क्षेत्र में एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे और लड़ रहे थे वो संपूर्ण भारत के शासक से। अब अंग्रेज पूरे भारत में हावी थे, तो नेतृत्व विहीन था, कोई एक नेता इसका नहीं था। चाहे बिहार में देखें तो आपने देखा कुंवर सिंह को, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ में हजरत महल, इसके बाद कानपुर में नाना साहब, तात्या तोपे। तो इस तरह करके इनका एक नेतृत्व नहीं था, अभी तक कोई कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन कहाँ पर नेतृत्व कर रहा है। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि इसकी कोई रणनीति भी नहीं तय थी कि कब कहाँ कैसे एक तरह से विद्रोह होगा, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी। तो ये रणनीति भी इसकी एक नहीं थी। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि रणनीति नहीं थी। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई सेनापति नहीं था, सेना नायक नहीं था, जबकि अंग्रेजों के पास बेहतर सेना नायक थे। तो यहाँ पर असफलता के कारणों में आप ये लिखेंगे अंग्रेजों के बेहतर सेना नायक। इनमें आप एक दो का नाम चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कैंपबेल, ये तो स्वयं सेनापति था। इसके बाद लॉरेंस, सीले, मानसन, ये सब सेनापति ही थे। लॉरेंस, सीले, मानसन। इसके बाद ह्यूरोज, जिसने झांसी के विद्रोह का दमन किया था, और इसने एक वाक्य कहा था कि 1857 की क्रांति में एकमात्र झांसी की रानी ही मर्द थी। तो इस तरह से जितने भी एक तरह से कह सकते हैं कारण आपने बता सकते हैं। फिर इसके बाद में कहा जाता है अंग्रेजों ने कई सारे क्षेत्रों को इसलिए विकसित किया था कि जो भारतीय विद्रोह करें उनको दबा सकें। जैसे इस विद्रोह को सफल बनाने में कुछ चीज़ों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा जो इसके पहले अंग्रेजों ने डेवलप कर ली थी। जैसे रेल का विकास हो चुका था, इस रेलवे ने सैनिकों को जहां जरूरत थी वहां तुरंत पहुंचाया। इसके बाद डाक के द्वारा मैसेज अंग्रेज तुरंत पहुंचा देते थे, चिट्ठियां पहुंचा देते थे कि कहां पर कैसी सिचुएशन है, जो इनको विद्रोह के तहत फायदा दी गई। तार लाइनों ने इनके विद्रोह को और सुलभ बना दिया, यानी विद्रोह को दबाने में और सुलभ इनको मौका दिया। तो ये कुछ कारण थे, और इन सब कारणों पे एक कारण जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसके बारे में खुद कैंपबेल ने कहा है, उसको जरा समझ लीजिए। इसके बाद कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में भारत के कुछ ऐसे राजा थे जो शामिल ही नहीं हुए, वो अंग्रेजों के साथ जुटे रहे, जिनमें पटियाला का राजा, और आपके पेपर में प्रश्न रखा हुआ मिलेगा कि भोपाल की जो बेगम थी, तो भोपाल भी इसमें शामिल नहीं हुआ था। भोपाल की बेगम ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। और ये कैंपबेल का वाक्य है कि अगर पटियाला और
भोपाल के राजाओं ने, अगर पटियाला और भोपाल के राजाओं ने विद्रोहियों का साथ दे दिया होता तो हमें 1857 की क्रांति के समय ही अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाता। ये वाक्य कैंपबेल का है, ऐसे ही समझ लीजिए। फिर इसके बाद में कश्मीर के भी राजा ने इस विद्रोह में साथ नहीं दिया था। इसी तरह जींद का राजा जो था उसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस समय कहते नहीं जयचंदों का काम कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और भारतीय जो ये लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे। जबकि भोपाल की जो बेगम थी, जो भोपाल की इस समय बेगम थी, वो कुंवर सिंह यानी बिहार के रिश्तेदारी में आती थी। तो अब देखिए एक दूसरे का ही साथ यहाँ देने को कोई तैयार नहीं होता था। तो इस तरह से ये कुछ कारण थे। इसके साथ साथ ही कहा गया कि कई सारे इतिहासकारों ने बताया कि अब भारतीयों ने छापामार युद्ध रणनीति त्याग दी थी। जो गुरिल्ला वार होता था वो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने किया ही नहीं कहीं। तो एक कारण ये भी बताया जा सकता है कि छापामार रणनीति नहीं की, छापामार युद्ध भारतीयों ने नहीं किया। छापामार युद्ध नहीं किया भारतीयों ने, जिस कारण कह सकते हैं कि ये एक युद्ध जो था वो हार गए भारतीय, यानी ये क्रांति असफल हो गई। इसके साथ साथ ही कहा जाता है कि इसमें भारत का पढ़ा लिखा जो वर्ग था, यानी जो मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने साथ ही नहीं दिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप मध्य वर्ग उदासीन रहा, मध्य वर्ग उदासीन रहा, यानी इसने 1857 की क्रांति में कोई सहयोग नहीं दिया। तो इस तरह करके 1857 के कुछ असफलता के प्रमुख कारण थे जिनको आपने समझ लिया। फिर इसके बाद अब समझने हैं हमें 1857 की क्रांति के कारणों को हम दो तरीके से समझेंगे, क्योंकि पेपर में दोनों तरीकों से आपको तैयार करना पड़ेगा। एक होते हैं परिणाम, जो होते हैं वो तात्कालिक परिणाम क्या किए गए, यानी तात्कालिक इसका क्या परिणाम रहा। इसके बाद कुछ परिणाम थे दूरगामी, यानी बाद में इसके क्या रिजल्ट आए 1857 की क्रांति के, उनको आपको समझना है। तो पहली हेडिंग आपको ये डालनी है 1857 की क्रांति के कारण। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, दोबारा कभी ये पढ़ने को आपको ना पड़े, बस यही मेरा उद्देश्य है। 1857 की क्रांति के कारण आपको दो तरीके से समझने हैं। पहला तात्कालिक कारण, यहां पर कारण से अच्छा है हेडिंग डाल लीजिएगा 1857 की क्रांति के परिणाम। तात्कालिक परिणाम क्या रहे, इसके साथ साथ ही दूसरा परिणाम इसका दूरगामी क्या रहे, दूरगामी परिणाम। तो पहली हेडिंग आप देख लीजिएगा तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक इसके कारण क्या थे जरा समझना। सबसे पहला तात्कालिक कारण तो ये था, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, गौर से समझिएगा, भारत का गवर्नर जनरल था, वो अब समाप्त कर दिया गया पद, अब उसको नाम दिया गया वायसराय का। इसके साथ साथ ही गवर्नर जनरल जो अभी तक कंपनी के अधीन हुआ करता था, अब वायसराय ये ब्रिटेन की संसद के प्रति, यानी अब वो क्राउन के प्रति जिम्मेदार होगा। तो ध्यान से समझना, जो शासन था, तात्कालिक कारण क्या हुआ, शासन कंपनी के हाथों से निकलकर, कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चला गया। क्राउन मतलब महारानी जो थी, यानी विक्टोरिया के पास, क्राउन के हाथों में चला गया। यानी अभी तक जो गवर्नर जनरल होता था वो कंपनी का होता था। अगर कोई पूछे भारत का गवर्नर जनरल किसके प्रति जिम्मेदार होता था, तो कंपनी के प्रति। अगर पूछा जाए वायसराय किसके प्रति जिम्मेदार होता था, तो वो होता था
अब महारानी यानी ब्रिटेन की कह सकते हैं तात्कालिक जो होती थी उनके प्रति। फिर इसके बाद में ब्रिटिश मंत्रिपरिषद में एक पद गठित किया गया जिसको भारत सचिव के नाम से जानते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत सचिव जो था इस पद को गठित किया गया, भारत सचिव। ये जो था भारत सचिव, ये ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद के प्रति जिम्मेदार था, ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद के प्रति जिम्मेदार था। ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद के प्रति यह क्राउन जिम्मेदार हुआ करता था। इसकी सहायता के लिए, इस यानी भारत सचिव की सहायता के लिए एक कहा जाता है कि 15 सदस्यीय समिति गठित की गई। यानी इसकी सहायता के लिए जो ब्रिटेन में एक सचिव गठित किया गया, भारत का सचिव, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद गठित की गई। अभी तक आपने 3 चीजों को पढ़ा था। एक था गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए परिषद, जिसमें शुरुआत में 4 थे, फिर 1884 में 3 बचे, फिर आगे चलकर 1833 में अस्थायी तौर पर विधि सदस्य को शामिल किया गया, यानी मैकाले को शामिल किया गया। फिर 1800 आगे चलकर 53 में इसे विधि सदस्य को मान्यता स्थायी तौर पर दे दी गई, यानी अब परिषद में 4 सदस्य। इसके बाद फिर थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य, जो कंपनी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आ गए थे। फिर इसके बाद में जिनकी संख्या 24 हुआ करती थी। फिर इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, आपको बताया गया था। तो ये सभी लोग अभी तक, यानी कौन कौन से हैं? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद, फिर इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये अब सदस्य जो गठित हुए, यानी 15 सदस्यीय परिषद जो गठित हुई, ये चौथी एक परिषद थी जो भारत के सचिव की सहायता के लिए गठित की गई थी और ये ब्रिटेन में गठित की गई थी। ध्यान से समझना, इसके सदस्यों का चुनाव किस तरह किया जाता था जरा समझना। इसमें कहा जाता था कि जो 7 सदस्य होंगे वो क्राउन स्वयं चुनेगा। ध्यान से समझना, ये क्राउन चुनेगा। फिर इसके बाद जो इसके बचे हुए 8 सदस्य हैं उनको, इन 8 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी वायसराय, इसके पहले गवर्नर जनरल होता था, तो वायसराय जो है वो उसकी परिषद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग चुनेंगे। तो 8 सदस्य, इनका चुनाव करेगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कंपनी को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ये कंपनी को व्यापारिक मामलों में सलाह देने के लिए गठित किया गया था। तो इस तरह करके एक ये भी सुधार 1857 की तात्कालिक कारणों में से आ जाता है। फिर इसके बाद कहा जाता है गवर्नर जनरल का जो पद था अब उसे वायसराय के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये भी एक तात्कालिक कारण में ही आता था। फिर इसके बाद इसको पहले लिख लीजिए, गवर्नर, ये भारत का गवर्नर जनरल था, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है। तो पूरा लिख लीजिए, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पदनाम मिला। याद रखना, ये जो गवर्नर जनरल होता था ये कंपनी के प्रति जिम्मेदार होता था और जो वायसराय था ये क्राउन के प्रति जिम्मेदार था। ये प्रश्न पूछा गया कि वायसराय किसके प्रति जिम्मेदार है, तो ये क्राउन के प्रति जिम्मेदार होता था। फिर इसके बाद 1858 में ही विक्टोरिया का एक पत्र पढ़ा गया। ये पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया था। जरा समझना, 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को
विक्टोरिया का पत्र पढ़ा गया। इस विक्टोरिया का पत्र का मतलब था कि इसमें कुछ सुधार दिए गए थे, उनको पढ़ा गया। कहा जाता है क्योंकि इस समय ये जो पत्र जो पढ़ा गया था, ये याद रखना इलाहाबाद में पढ़ा गया था, क्योंकि राजधानी 1857 की क्रांति के समय अस्थायी तौर पर इलाहाबाद की ओर ट्रांसफर कर दी गई थी। तो ये भी तात्कालिक कारणों में आप लिख सकते हैं कि इलाहाबाद इस समय राजधानी बनाई गई, राजधानी, लेकिन ये अस्थायी थी, स्थायी राजधानी नहीं थी। अस्थायी राजधानी इलाहाबाद बनाई गई और यहीं पर विक्टोरिया का ये जो पत्र था ये कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था, ध्यान रखना, क्योंकि यही तो इस समय गवर्नर जनरल था। कैनिंग ने इसे पढ़ा था, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ही पत्र को पढ़ते हुए कैनिंग के द्वारा कई सारे इसमें विक्टोरिया के जो सुझाव थे वो घोषित किए गए। जैसे सबसे पहला जो सुधार था वो ये कि अब रियासतों को विलय नहीं किया जाएगा, यानी जो रियासतें मैंने आपको बताया था डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत साम्राज्य में मिला ली गई थी, अब उनको मिलाया नहीं जाएगा। तो रियासतों के विलय पर प्रतिबंध लग गया, क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि शायद हो सकता है कि इसी कारण से विद्रोह हुआ है। फिर इसके बाद में ये राजनीतिक कारणों में आपने समझा भी था कि क्यों आखिर ऐसा अंग्रेजों ने जब किया तो उसका एक परिणाम उनको मिला। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि इसी समय अंग्रेजों ने जो दत्तक पुत्र को गोद ना लेने वाली परंपरा थी, यानी उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा, उसको भी खत्म कर दिया। यानी अब दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं, दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी बन सकता है, उत्तराधिकारी बन सकता है। जैसे झांसी की रानी ने एक पुत्र को गोद लिया था, इसी तरह हजरत महल ने ब्रिटिश कदर के रूप में जो शासन किया। इसके बाद नाना साहब पेशवा को पेंशन नहीं दी गई, ये भी एक दत्तक पुत्र ही थे, बाजीराव के गोद लिए हुए। तो इन सब लोगों को अब अधिकार दिया गया कि नहीं ठीक है, अब ऐसे लोगों को मान्यता दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे बाजीराव जो पेशवा का उत्तराधिकारी था, नाना साहब पेशवा, इनकी डेथ हो गई थी, इनको एक तरह से इनकी भी हत्या हो गई थी, तो उनको तो अब अधिकार मिले नहीं। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ये है कि अब दत्तक पुत्रों को मान्यता अंग्रेजों ने देनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ ही कहा जाता है इस समय कई अन्य सुधार भी किए गए, जैसे जो मेरठ में तोपखाना था उससे भारतीयों को हटा दिया गया, यानी जितने भारतीय सैनिक थे, क्योंकि मेरठ में आपको बताया गया था क्रांतिकारियों ने 10 मई को क्या किया था, विद्रोह को शुरू कर दिया था। यहाँ पर तोपखाना होता था अंग्रेजों का, तो मेरठ के तोपखाने से इनको भारतीयों को हटा दिया गया। मेरठ से भारतीय सैनिकों को हटा दिया गया। इसके साथ साथ ही कई अन्य कारण भी बताए गए, जैसे अंग्रेजों की 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां जो थी, बॉम्बे, इसके साथ साथ ही मद्रास, और एक थी इधर बंगाल, यहां पर सैनिकों की संख्या घटा दी गई। अभी तक बंगाल और अवध से अकेले 60% सैनिक आते थे। इसके बाद बंगाल आता था दूसरे नंबर पर, जहां पर अंग्रेजी सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भर्ती किए जाते थे। तो यहां पर सैनिकों की संख्या घटाई गई। बंगाल में सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया गया, यानी 2 अगर भारतीय होंगे और उनके ऊपर 1 ब्रिटिशर्स होगा। पहले ये अनुपात कुछ ज्यादा होता था, फिर इसके बाद बॉम्बे और मद्रास में ये अनुपात 1:3 कर दिया गया कि अब अंग्रेजों के जो सैनिक होंगे वो 3 होंगे और भारतीयों के सैनिक होंगे वो 1 होंगे। तो इस तरह करके एक अनुपात बनाया गया। यहाँ पर ध्यान रखना, ये ब्रिटिशर्स हो गए और ये इंडियन हो गए। तो इस तरह करके यहाँ पर एक ये अनुपात मिल गया। ये सैनिकों का था, ये भी 1857 की तात्कालिक क्रांति का एक परिणाम था, जो कारण था तात्कालिक था। इसके साथ साथ ही 1857 की क्रांति के तहत ही आगे चल करके अब अंग्रेजों ने प्लान कर लिया कि अब जो विस्तार किया जाएगा,
अब जो विस्तार किया जाएगा वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब भारतीयों का आर्थिक आधार पर शोषण किया जाएगा। यानी 1857 की क्रांति के बाद अब भारतीयों का क्षेत्रीय विस्तार तो नहीं होगा भारत में अंग्रेजों का, लेकिन अब आर्थिक शोषण होगा। इस शोषण के तहत ही 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट लागू किया गया। ध्यान रखना, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, ये 1861 में भारत आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसको हम 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट लागू किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट, ये लागू किया गया 1861 में। इसको अलग से आप देखेंगे। फिर इसके बाद में 1861 में ही एक आईसीएस एक्ट आया। ये बड़ा ही अपने आप में कह सकते हैं विवादों का विषय रहा, 1861 का आईसीएस का जो एक्ट था। फिर इसके बाद में 1861 में ही मैकाले द्वारा 1861 में ही मैकाले द्वारा आईपीसी का निर्माण किया गया। ध्यान से सुनना, 1861 में इंडियन पीनल कोड, जिसे आईपीसी के नाम से जाना जाता है, ये मैकाले ने तैयार किया। ये विधि सदस्य था, आपको बताया गया था, ये कानूनी सदस्य था जब 1833 में इसे अस्थायी तौर पर शामिल किया गया और बाद में इसे स्थायी मान्यता 1853 में मिली थी। तो विधि सदस्य के रूप में मैकाले ने इंडियन पीनल कोड का निर्माण किया। इसके बाद कहा जाता है कि मैकाले द्वारा 1861 में आईपीसी को एक तरह से तैयार किया गया, तो इसमें एक कारण मेन ये था कि अब भारतीयों को किसी भी तरह से कानूनी आधार पर दबा दो, यानी दंडित करो उनको। इसके बाद 1800 कहा जाता है 60 में 1860 में वायसराय को एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये बहुत कह सकते हैं निर्दयी कानून था जिसको भारतीयों ने खूब विरोध किया है। 1860 में अध्यादेश जारी करने का आदेश, जारी करने का आदेश दे दिया। ये आदेश क्या था? वर्तमान में भी अगर आप अध्यादेश को देखना चाहते हैं तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत देखते हैं। अध्यादेश क्या होता है? जब बताया जाता है संसद के दोनों सत्र ना चल रहे हों और कानून बनाना बहुत जरूरी हो, तो वर्तमान की ये कंडीशन है कि जब कानून बहुत जरूरी हो बनाना और संसद के सत्र ना चल रहे हों, गौर से समझना, तब राष्ट्रपति द्वारा इस अध्यादेश को जारी किया जाता है। इसको जारी करना एक तरह से कहते हैं कानून की तरह ही होता है और उसका पालन भी कानून की तरह ही कराया जाता है। और ये संसद का सत्र जिस दिन दोनों सत्र शुरू हो जाते हैं उसके 6 सप्ताह तक वैलिड होता है, 6 सप्ताह तक। फिर इसके बाद 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित कराया जाता है, इसका यानी अनुमोदन कराया जाता है दोनों सदनों से। अगर दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, तो ये बिल बन जाएगा। नहीं तो संसद के सत्र चलने के 6 सप्ताह बाद ये अपने आप निरस्त हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये था वास्तव में अध्यादेश। इसके बाद एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजों ने वो कानून लाने शुरू किए जो भारतीयों को पूरी तरह से अब नेस्तनाबूद करने वाले हैं। कहा जाता है गवर्नर जनरल की परिषद में एक वित्त सदस्य को इसी समय शामिल किया गया, यानी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था उसी में वित्त सदस्य को 5वें नंबर पर शामिल किया गया। ये वित्त सदस्य होता था। अभी तक 4 होते थे, जिनमें चौथा जो था विधि सदस्य था, यानी कानून मंत्री जिसे मैकाले कहा गया, ये वित्त सदस्य होता था। और इसमें चार्ल्स विल्सन को नियुक्त किया गया। नाम याद रखना, ये विधि जो वित्त सदस्य था यानी आर्थिक मामलों में अब ये सलाह देगा, ये मंत्री की तरह होता था वित्त सदस्य, यानी 5वें नंबर पर इसे नियुक्त किया गया। फिर इसके बाद इसी के समय पोर्टफोलियो जो सिस्टम था वो लागू किया गया, यानी जो एग्जीक्यूटिव के काउंसिल के सदस्य थे, जो उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, उनको सबको कोई ना कोई विभाग दे दिया गया। जैसे चार्ल्स विल्सन को वित्त विभाग मिल गया, मैकाले को विधि विभाग मिल गया। तो यहाँ पर अब इसी के तहत यानी अब 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारणों में आप एक और लिख लेना कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो लागू हो गया।
सिस्टम लागू, यानी हर किसी को एक विभाग दे दिया जाएगा, यही पोर्टफोलियो सिस्टम होता था, ध्यान रखेंगे। तो ये था वास्तव में कुछ तात्कालिक कारण। अब जो दूरगामी कारण है इनको हम अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप इतना तैयार करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा 1857 की क्रांति के इन तात्कालिक और दूरगामी कारणों को। चलिए इतना तैयार करके आइए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।